दोस्तों नमस्कार। अब कौन सा चेहरा चलेगा या कौन सा मुखौटा चलेगा, यह संकट बीजेपी के सामने 2024 को लेकर खड़ा तो हो गया है। 2014 में डेवलपमेंट का मुखौटा था, लेकिन वो चेहरा था। मुखौटा तो 2019 में साबित हुआ और 2019 में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा का चेहरा था या मुखौटा था। जो भी था, यह 2023 तक आते आते यह भी खत्म हो गया। तो 2024 में कौन सा चेहरा, कौन सा मुखौटा चाहिए? इतना ही नहीं, 2014 के बाद से जितनी भी योजनाओं का ऐलान किया गया, एक के बाद एक जो नारे दिए गए, क्या वो सभी मुखौटों की शक्ल में थे? और अब यह संकट है कि आखिर किस नए मुखौटे को गढ़ा जाए, और उसी की तैयारी 30 मई से हो रही है, जब 9 बरस मोदी सत्ता के पूरे होंगे और 1 महीने तक लगातार एक ऐसे चेहरे को गढ़ा जाएगा एक बार फिर, जिस चेहरे के आसरे 2024 के मैदान में कूदा जा सके और लोग उस चेहरे को देखें या मुखौटे को देखें। याद कीजिए, एक वक्त गोविंदाचार्य ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आरएसएस का मुखौटा कह दिया था, या मुखौटा शब्द उनके साथ जोड़ दिया था। बहुत ही हड़कंप मच गया और कहा गया वाजपेयी सिर्फ मुखौटा भर हैं। और सियासत इस तरीके से चलती चली गई कि फिर उसके बाद चुनावी हार में वह तब्दील हो गई। और मौजूदा वक्त में 2004 के बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 2024 में जिस राग को लेकर वो चलना चाहते हैं, वो सब कुछ पीछे छूट चुका है या फिर कोई भी सफल नहीं हुआ है। अगर परत दर परत परिस्थितियों को परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है तत्काल में आपके जहन में एक बड़ा सवाल यह हो, बीजेपी कभी कॉरपोरेट की तो नहीं थी? अगला सवाल हो, बीजेपी विदेशी निवेश की भी नहीं थी? बीजेपी पश्चिमीकरण की भी नहीं थी? बीजेपी तो पूंजीपतियों की भी नहीं थी, और बीजेपी तो व्यापारियों की थी। और बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेकर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का नारा लगाती थी। लेकिन एक झटके में क्या हो गया, तमाम नारे धूमिल पड़ते चले गए। हमें लगता है आज उन तमाम मुखौटों को परखने और समझने और शायद उघाड़ने की जरूरत है, क्योंकि एक एक मुद्दे के आसरे जब आप 2014 से चलना शुरू कीजिएगा तो पूरी रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने तैरने लगेगी। इस रिपोर्ट का महत्व सिर्फ इतना है कि याद कीजिए, वो पहली योजना कौन सी थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किया था और लाल किले के प्राचीर से किया था? वह भी फेल हो गई। वह योजना थी संसद आदर्श ग्राम योजना, और उससे ठीक पहले जिक्र हुआ था गंगा की सफाई या मां गंगा का जिक्र, जिसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम जुड़ा। यह हम जिक्र आपसे 2014 का कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक एक पायदान पर आप धीरे धीरे बढ़िए, क्योंकि संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मौजूदा वक्त में कितने बीजेपी के सांसदों ने गांव को गोद लिया हुआ है, वह अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ 22 सांसद नजर आए, बाकी कोई नजर नहीं आए। और ये 22 सांसद भी इस बरस नहीं, बीते 2 बरसों से जिन्होंने गोद लिया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया तो 2019 में ही थम गई थी, जब नेशनलिज्म था, नेशनल सिक्योरिटी थी, लेकिन उसकी हवा भी तो उसके बाद निकली। लेकिन इस योजनाओं के कार्यक्रम में चलिए तो आदर्श ग्राम योजना जो सांसदों को गोद लेने की गांव की थी, नमामि गंगे प्रोग्राम, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जिसमें स्किल डेवलपमेंट का जिक्र था गांव के बच्चों को लेकर, और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का भी जिक्र कीजिए। इन तमाम परिस्थितियों में देखते हुए आपके जहन में आएगा, अच्छा योजनाएं तो हुई थी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? एक कदम आगे और बढ़ाइए। अब आप आइए अमृत योजना। यह दरअसल अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन था। यह शहरी इलाकों में जो पानी का इकोसिस्टम होता है उसे ठीक करने के लिए था। आप कहेंगे पानी का इकोसिस्टम, यहां तो पानी ही नहीं है, और यह बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है और शहर तक में परिस्थितियां नाजुक है। तब ज्योति योजना का आप जिक्र करेंगे। यह ज्योति योजना जो दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, यह दरअसल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से ली गई थी, और इससे पहले जिस हम अमृत योजना का जिक्र कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल
अर्बन रिन्यूएबल मिशन से ली गई थी, यानी योजनाओं का नाम बदला गया, यह आपने सुना होगा। लेकिन उसकी सफलता का पैमाना क्या है यह भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन योजनाओं को याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि यह 8-9 बरस पुरानी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो जेनरिक मेडिसिन होती है, लेकिन 2023 तक आते आते इसी जेनरिक मेडिसिन में इतनी बढ़ोतरी कीमतों की हो गई कि पैरासीटामोल तक महंगी हो गई। सवाल यह नहीं है कि जिन योजनाओं का ऐलान हो रहा था वो वक्त के साथ गायब हो गई, वक्त के साथ फेल हो गई। सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री ने इन तमाम योजनाओं के साथ अपने उस चेहरे को गढ़ा जो मौजूदा वक्त में मुखौटे की शक्ल में सामने से हट रहा है, तो आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह स्किल डेवलपमेंट था और यह माना गया कि 20% प्लेसमेंट तो होगा। सरकारी डाटा बतलाता है कि 2% भी छू नहीं पाए। सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शब्द हो सकता है आपके जहन में आए तो आपको तुरंत दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी बेटियां याद आने लगे, उनके चेहरे याद आने लगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में कमाल किया, लेकिन न्याय यौन शोषण को लेकर उन्हें भी नहीं मिला। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योगदान यह है कि 2014 के बाद से मौजूदा वक्त में जब आप एवरेज निकालिएगा तो यह लड़कियों को लेकर लगभग 12% एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। यह एवरेज है 2014 से पहले और 2023 तक की परिस्थिति में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंश्योरेंस कंपनी को 70% का इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 80,000 का क्लेम करना था, 1,629 करोड़ रुपए डाले गए और इसका लाभ उन्हीं कंपनियों को मिला जिसका जिक्र बार बार यह होता है कि दरअसल सरकार तो इंश्योरेंस नहीं करेगी, कोई कंपनी करेगी। वो कंपनी सरकारी नहीं होगी, वो प्राइवेट कंपनी होगी, तो उसके जरिए उसे लाभ मिला, लोगों को लाभ नहीं हुआ। इसी तरीके से अटल पेंशन योजना का जिक्र भी तो हो सकता है। रजिस्टर्ड कराए हुए सरकार कहती है जी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इसके साथ अगर इसके ठीक पीछे चले जाइएगा 2010 में जो स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी मनमोहन सिंह के काल में, उसी का यह विस्तार था। और विस्तार के बाद जो पेंशन योजना चल रही थी उसमें कितनों को पेंशन मिला, इसको लेकर जब इस सरकार की साइट पे चले जाइएगा, गूगल साइट पे देखना शुरू कीजिएगा, तो हो सकता है आपको 1-2 नाम भी नजर आ जाए, हमें नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह 1985 से इस देश में योजना चली आ रही है और उस योजना को हर प्रधानमंत्री अपने नाम पर कर लेता है। बावजूद इसके जो टारगेट इस देश में सबको मिल जाना चाहिए घर, वह तो दूर की गोटी है। जो रफ्तार है, वो जितना भी टारगेट लिया जाता है उससे जो पीछे होते हैं वो तकरीबन 10 कदम इससे पहले होते थे टारगेट लेने, इस दौर में लगभग 25 कदम पीछे हैं। ये एवरेज है आपकी आंखों के सामने। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि हम इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, और इसके लिए नाम दिया था फेम इंडिया स्कीम, और इसको माना गया था कि 2020 तक यह पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हम 2023 में खड़े हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आनी शुरुआत हुई है। लेकिन उस पीरियड में भी एक बजट दिया गया, उस पीरियड में भी उस बजट के आश्रय प्रचार किया गया, और यह प्रक्रिया तो बढ़ते बढ़ते डिजिटल इंडिया तक जब आई। अब आप सोचिएगा, डिजिटल इंडिया मतलब तो यही है कि हम पैसा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भर सकते हैं? जी नहीं। जो स्कीम थी उसमें था कि एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस काम करेगी। कोई स्थिति आपको नजर आती है? और इस देश के भीतर में जो नॉलेज का नेटवर्क बनाने का जिक्र था, पहली बार ऐसी स्थिति है कि देश में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन इसी दौर में हुआ है। और 2022-23 का जिक्र मत कीजिएगा, 8 लाख से ज्यादा बच्चे इस देश को छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए, जबकि सरकार ने अपने तौर पर यह भी योजना बनाई थी कि हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन एक स्कीम डेवलप कर रहे हैं और इस देश में 10 प्राइवेट या पब्लिक ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो दुनिया को टक्कर दे सके। लेकिन दुनिया की जब आप लिस्ट निकालिएगा तो भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम और पहला नंबर जो होगा वह 300 के बाद आता है, और उसको इस दौर में नहीं बनाया गया। मुश्किल इस दौर की सबसे बड़ी यह है कि इससे पहले बीजेपी को लेकर जो सवाल थे वो सवाल
किस तरीके से लोगों के जहन से मिट जाएं, इसको लेकर बार बार प्रयास किया गया। क्योंकि आपके जहन में कुछ राज्य होने चाहिए। मसलन मध्य प्रदेश में बरसों बरस से बीजेपी की सरकार है, 15 बरस तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे, गुजरात में तो कितने दिन हो गए सरकार बीजेपी के बने हुए। आप कहेंगे अच्छा 21वीं सदी का है, तो 20वीं सदी से चले आ रहे हैं। जब केशुभाई पटेल हुआ करते थे तब से तो बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या आपने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम सुना, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात ही क्यों ना हो, कहीं पर आपने सुना जहां ये लोग 15 औसत साल गुजारते हो और उसके बाद कोई एक इंस्टीट्यूट किसी मॉडल के तौर पर इस देश को दिया गया हो? नहीं सुना होगा। और गुजरात में इतने लंबे वक्त के बाद क्या निकला है? निकला यह है कि इस देश के टॉप मोस्ट जो 20 रईस लोग हैं, वह 20 रईस लोग गुजरात से आते हैं। और इस देश के जो टॉप मोस्ट 30 रईस हैं, उसमें से 22 रईस गुजरात से आते हैं, 8 रईस बाहर से आते हैं। तो रईसों की तादाद और देश को देने की परिस्थिति और देश के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में अगर बीजेपी इससे पहले नहीं आ पाई, तो उस छवि को धूमिल करने के लिए एक मैस्कॉट, एक मुखौटे का शुरुआत हुई, जो डेवलपमेंट के नाम पर। इसीलिए आपने 2014 में कभी अयोध्या, राम मंदिर, काशी या मथुरा का जिक्र नहीं सुना होगा। जिक्र डेवलपमेंट का हो रहा था, क्योंकि सभी को पता था जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय उनके साथ 1996 में जब राम मंदिर और अयोध्या और सांप्रदायिकता और इस देश के भीतर की सांप्रदायिक हिंसा जुड़ गई, तो उसके बाद उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें समर्थन देने के लिए सामने नहीं आई। लेकिन 2014 के बाद से स्थितियां बदली और उस परिस्थिति या उस मुखौटे को दरकिनार कर दिया गया। अब हम जिक्र नहीं करेंगे अयोध्या या राम मंदिर का। और 2019 आते आते भी नेशनलिज्म था, बहुत हल्की आस थी उस दौर में हिंदुत्व को लेकर। लेकिन जब ये सारे मुखौटे धराशायी होने लगे, तो अब की तारीख में खुले तौर पर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जनवरी में होगा। उसके बाद इस देश में पूछिए नहीं, लोग घूमने लगेंगे, झूमने लगेंगे इस नाम को लेकर। इस दिशा में हिंदुत्व कार्ड की तैयारी की गई। लेकिन बजरंग बली को लेकर कर्नाटक में क्या हुआ, और जिस लिहाज से बजरंग दल को जोड़ा गया बजरंग बली से लेकर, इसको लेकर उत्तर भारत में भी जब कोई बहुत एग्रेसिव मूड नहीं जनता का बन पाया, तो एक सवाल इनके सामने है कि अब कैसे गढ़ा जाए। लेकिन उस पर आए कैसे गढ़ा जाए, उससे पहले और परिस्थिति चुनिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन जितनों को दिए गए, अगर उसका एवरेज निकालिएगा और यह मानकर चलिएगा कि बैंक वाले ने कमीशन नहीं लिया, मुद्रा योजना जिन्हें मिल रही थी उनके हिस्से में पूरी रकम आई, तो भी एवरेज 56,000 रुपए से ज्यादा नहीं बनता है। और 56,000 में इस देश में कौन से लोग किस रूप में इंटरप्राइजेस को खड़ा कर पाए, या इंटरप्रेन्योरशिप उनके जरिए इस देश में गूंजने लगी, स्टार्टअप शुरू हो गया, यह एक हैरत की बात है। और उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना के मातहत इस देश में जो 27% खेती जहां पर सिंचाई सरकार करती थी, उसमें हम सिर्फ 2% का इजाफा कर पाए। आज तक 29% हो पाया। उससे ज्यादा सरकारी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अभी भी ट्यूबवेल से पानी निकालिए, खुद सिंचाई की व्यवस्था कीजिए। जो स्टैंड अप इंडिया था, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप करना था, उसमें सरकार का आंकड़ा माइनस में है। माइनस इसलिए क्योंकि जो लोग कर भी रहे थे, कोविड के बाद और उसके बाद लॉकडाउन की परिस्थिति, और उससे पहले नोटबंदी, और उसके बाद जीएसटी, इन सभी ने इनके हाथ से जो भी कर रहे थे वह भी छीन लिया। तो जो था वह भी नहीं बचा, तो नया क्रिएट कैसे करें? और यह क्रिएट किया गया था 2016 में, स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद फसल बीमा योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, दोनों का हश्र इस देश ने देखा है, चाहे वो एलपीजी गैस के जरिए हो या 3 कानूनों के जरिए हो। क्योंकि जिस लिहाज से फसल बीमा योजना का भी जिक्र किया, उसमें खुद जानकारी निकल कर आई कि 80% पैसा कंपनियों ने उससे बना लिया, कमा लिया। किसानों को पैसा नहीं मिला। हालांकि इस दौर में सबसे ज्यादा मौसम बिगड़ा और उसने फसल को बर्बाद किया, लेकिन बीमा की रकम किसानों तक मिल जाए, असंभव सी चीज है। 2017 में तो हमें लगता है ये याद जरूर रखना चाहिए कि 10 प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो वर्ल्ड क्लास के होंगे, यह योजना शुरू की गई थी। और फिर 2018 में आपके जहन में आएगा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक था।
इसमें माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन जो एरियाज हैं जहां पर माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा है उसके डेवलपमेंट का जिक्र था। हिंदुस्तान के भीतर 10 स्मार्ट सिटी तो बन नहीं पाई जहां पर यह कहा जाए कि आप टैब से पानी पी लीजिए, ऐसी स्थिति बन नहीं पाई। और 100 स्मार्ट सिटीज को लेकर योजना बनाई गई और उसमें भी यह जन विकास कार्यक्रम जो था यह माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन एरिया को लेकर था, लेकिन स्थिति जस की तस। और जिन 50 करोड़ लोगों का जिक्र हेल्थ केयर के लिए हुआ, आयुष्मान भारत योजना 2018 में, अगले ही 1.5 बरस के बाद जब कोविड आया तो सारी चीजें इस देश में धराशायी दिखाई दी। और उसके बाद की परिस्थितियों में पीएम केयर्स का पैसा हो, उस पीएम केयर्स के जरिए इस देश में अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाए, बेड मिल जाए, इसकी जो तैयारी की गई मौजूदा वक्त में, उसमें जो ग्रोथ रेट दिखाई देती है वह 2.8% की दिखाई देती है। हजारों करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, किस रूप में खर्च हुए, सिर्फ प्रचार पर खर्च हुए या सिर्फ योजनाओं के ऐलान के साथ उस पैसे को राजनीतिक तौर पर चुनाव में फूंक डाला गया, ये सारी परिस्थितियां गायब है। प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान जो था यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी उसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम का जिक्र था, उसमें प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का जिक्र था। ऐसी कोई परिस्थिति इस देश में किसानों के साथ जुड़ नहीं पाई। और जो सोसाइटी और सोशल सिक्योरिटी का जिक्र श्रम योगी मनधान के जरिए किया गया वह भी कहीं आपको नजर नहीं आएगा। जो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत हुई थी वो कहीं मिल जाए तो आप भी बताइएगा। हम सिर्फ योजनाओं का एक हल्का सा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी। इतनी योजनाओं का ऐलान इस दौर में किया गया है। हमने जब गिनना शुरू किया तो तकरीबन 632 योजनाएं गिनते गिनते हम थक गए। यानी 9 बरस बीतते बीतते 632 योजनाएं, और उसमें 2023 के बजट की योजनाओं का भी जिक्र है जो 2023 में सरकार ने अपने तौर पर जो मिड डे मील को पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान से जोड़ दिया उसका भी जिक्र है। और इस बात का भी जिक्र है कि किस तरीके से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो महिलाओं की और लड़कियों को देने का जिक्र था उसका जिक्र भी किया गया। अग्निपथ स्कीम का भी जिक्र है, लेकिन ऋण सेना की इस दौर में टूटती हुई नजर आई। लेकिन दोबारा लौटिए उस परिस्थिति में तो आपके जहन में आएगा अटल भूजल योजना। इसमें विश्व बैंक ने 50% पैसा दिया है, लेकिन 50% अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। यह 2019 में शुरू किया गया था जब विश्व बैंक ने कहा था कि आपको नल से जल की भी रिपोर्ट उन्होंने ही तैयार की थी, लेकिन इस दौर में जोड़ते तो चले गए, लेकिन स्थिति नाजुक है। जल जीवन मिशन जिसमें नल से जल जोड़ा गया, इसके साथ मिलाकर जिसका पैसा विश्व बैंक से आया, वह भी कहीं ना कहीं अधूरा तो दूर की बात होती है। जब आप नेग्लेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम देखिए 2 राज्यों में सफल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि 26 राज्यों में नहीं हुए हैं, केंद्र शासित जगहों पर नहीं हुए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आप योजनाओं का ऐलान और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपको स्कीम के लिए पैसा भी मिल जाता है। यहां तक कि स्कीम भी लगभग 6 ऐसी स्कीम है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया, सोशल सिक्योरिटी के मद्देनजर, ग्रामीण इलाकों में सड़कों के मद्देनजर, ग्रामीण इलाकों के बच्चों को और शिक्षकों को आगे बढ़ाने के स्तर को लेकर। ये सारी बातें कागज पर दर्ज है और जनता इस बात को महसूस कर रही है। चूंकि योजनाओं के ऐलान के साथ जिस भी क्षेत्र को लेकर योजनाओं का ऐलान होता है उससे जनता जुड़ जाती है। और जनता को जब रिजल्ट 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन हो गए, फिर नहीं मिला, फिर उसके बाद अब चौथा साल बीतने को आ रहा है, तो लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि दरअसल इन योजनाओं का मतलब क्या होता है। जब उन्हें लाभ नहीं मिल रहा और जब उसके भीतर जाते हैं तो वहां करप्शन नजर आता है, वहां बजट का पैसा गायब नजर आता है, वहां पर जिस हाथ में ताकत होती है वो पता चलता है सत्ताधारी पार्टी का आदमी है, पता चलता है उसको कोई छुपाने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके से अगर सारी चीजें चलती चली जाएं और इसमें जल जीवन मिशन के साथ साथ जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की भी शुरुआत की गई वह भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। और इसमें हमें लगता है एक चीज का जिक्र और होना चाहिए, यह इस देश के 1 करोड़ शिक्षकों को लेकर था। यह एक स्टार योजना थी। स्टार का मतलब था स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। और इसमें कुछ राज्यों को चुना गया और राज्यों में कहा गया कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चों के साथ जो उनके रिजल्ट कैसे बेहतर हो जाए, इस दिशा में 6 राज्य में स्कूली शिक्षा
बेहतर करने की दिशा में था, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया कि जिन 6 राज्यों को चुना गया वही 6 राज्य जो हैं सबसे पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं और 3 साल इस योजना को लागू किए बीत गए। तो क्या ये अंतर्विरोध भर है, ये कंट्रडिक्शन भर है, या योजनाओं के साथ खिलवाड़ है, या आप पूरा नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस दिशा में अगर आप जाइएगा तो एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया 2016 में, जो जल को लेकर था, वह भी गायब हो गया। इसमें भी विश्व बैंक का पैसा था। अटल भूजल योजना जो 2019 में थी, इसमें भी विश्व बैंक का पैसा 2025 तक इसे पूरी हो जानी है। लेकिन आज की तारीख में आपके सामने यह सवाल होगा, पूरी तो दूर की बात है, पैसा कहां है और पैसा कहां खप गया है? जब इस परिस्थिति से आते हैं और डेवलपमेंट के चेहरे के साथ साथ कॉरपोरेट के चेहरे को देखना शुरू करते हैं, तो बहुत दूर मत जाइए। संयोग से आज 17 मई की तारीख है। आज ही के दिन 1 बरस पहले एलआईसी के जो शेयर लिस्ट हुए थे 2022 17 मई के दिन, उस समय क्या कीमत थी एलआईसी के शेयर्स की? 949 रुपए जो इशू जारी किया गया था उसमें। आज कितनी कीमत है? आज है 568 रुपए। घाटा कितना हुआ? 2.5 लाख करोड़ का। ओवरऑल अगर आप एलआईसी के शेयर जो लिस्टेड किए गए थे उसके मद्देनजर देखेंगे, किसका पैसा था? जनता का पैसा था। और जनता का पैसा डूब गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो जनता के भीतर सवाल तो होगा। अब मसलन ईडी को लेकर बहस चल रही है और ईडी आज ही सुप्रीम कोर्ट में यह बात निकल कर आई। तो क्या कहा गया? कहा गया, कल चर्चा हो रही थी, आज उसको एक लिहाज से लास्ट लेकर आया गया, जिसमें ईडी को चेतावनी दी गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप सरकारों में डर खौफ पैदा मत कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ईडी के छापे, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा, व्यापारियों को पकड़ा, कारोबारियों को पकड़ा, होटेलियर्स को पकड़ा, और सभी के रिश्ते सत्ता के साथ हैं, तो एक घेराबंदी शुरू की। तो छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चेताया, आप इस तरीके से खौफ मत पैदा कीजिए, डराइए मत, यह अच्छी बात नहीं है। और जब सीबीआई का जिक्र आता है तो ध्यान दीजिए, सीबीआई के डायरेक्टर कौन? कर्नाटक के। कर्नाटक में क्या हुआ? चुनाव हार गए। इससे पहले कहां चुनाव हारे थे? इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हारे थे। जब महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो महाराष्ट्र का व्यक्ति सीबीआई का डायरेक्टर हो गया। जब मध्य प्रदेश में हारे तो मध्य प्रदेश का डीजीपी जो है वह झटके में सीबीआई डायरेक्टर हो गया। तो अब उन राज्यों के भीतर राजनीतिक तौर पर संस्थानों का उपयोग और नौकरशाही, उसमें भी शीर्ष पर बैठा हुआ शख्स कैसे सत्ता के लिए काम करे, और सत्ता उसको गारंटी दे देती है कि आप जब हमारे साथ हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे अभी कर्नाटक में हुआ, वहां के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे उनको एक झटके में ले आया गया बिना देर किए, क्योंकि पता नहीं कल कांग्रेस की सरकार होगी। और उसके नेता डी शिव कुमार ने तो डीजीपी को कहा था कि आप जानबूझकर हमारे खिलाफ केस बनाते हैं और बीजेपी के खिलाफ केस नहीं बनाते हैं, सत्ता में आएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एक झटके में वो सीबीआई डायरेक्टर हो गए। तो क्या राजनीतिक तौर पर जब इन परिस्थिति को आप परखना शुरू करेंगे तो किस नए चेहरे को गढ़ने की तैयारी है? क्योंकि 30 मई को मोदी सरकार के 9 बरस पूरे होने वाले हैं, और 9 बरस पूरे होने के साथ 1 महीने तक रैलियों का जश्न, नेताओं का जश्न, और इस देश के भीतर नीतियों को बताते हुए आने वाले वक्त में कैसे भारत को गढ़ना है, इसका जिक्र इस 1 महीने में होने वाला है, जो 30 मई से शुरू होगा। यानी तमाम मुखौटे जो चले आ रहे थे वो धीरे धीरे चलते चलते अगर पायदान दर पायदान खारिज होते चले गए तो सरकार 9 बरस तक थकी नहीं। कर्नाटक ने चूंकि झटका दे दिया हिंदुत्व मॉडल को लेकर, डबल इंजन को लेकर, और उस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर जिस पे गर्व किया करते थे और कहा जाता था तमगा ठोक कर बीजेपी चलती है, इसीलिए 19 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार कर्नाटक में घूमते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो अब एक नए चेहरे को गढ़ना है। चेहरा तो वही है, एक नए मुखौटे को गढ़ना है, और उस दिशा में तैयारी शुरू हो चली है। उसका पहला राउंड कर्नाटक में हार के लिए कौन जिम्मेदार है, किस स्थिति में, उसमें प्रधानमंत्री शब्द कहीं नहीं आना चाहिए, नरेंद्र मोदी शब्द कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी से कह दिया गया है कि दरअसल नेशनल एग्जीक्यूटिव ने तो कहा ही था प्रधानमंत्री के भरोसे जीत नहीं मिलेगी, बाकी काम भी तो कीजिए। कमाल की स्थिति है। तो मुखौटे दर मुखौटे इस देश के भीतर में 2014 से जो चेहरे और तस्वीर बनती चली गई, उसमें इंतजार
एक नए मुखौटे का है या पुराने मुखौटे को लेकर किसी नए चेहरे की तलाश जनता को है? असल सवाल 2024 को लेकर यहीं पर अटका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।